क्या आपको पता है पिछले 10 सालों में इंडिया के म्यूचुअल फंड्स का AUM लगभग 6 गुना बढ़ चुका है। सिर्फ पिछले 5 सालों में ही ये 3 गुना से ज्यादा ग्रो होके दिसंबर 25 में 80.23 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। अगर रिटर्न्स देखें तो पिछले 3 से 5 सालों में स्मॉल कैप 19 से 22%, मिड कैप 21% और फ्लेक्सी कैप 16%। इन सब कैटेगरीज ने कंसिस्टेंट रिटर्न्स डिलीवर किए हैं क्योंकि ये फंड्स उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो अभी अपने ग्रोथ फेज में हैं, इसलिए इनकी परफॉर्मेंस बेटर रही है। लेकिन याद रखें, हायर रिटर्न का मतलब हायर रिस्क भी होता है। आज के वीडियो में हम 3 ऐसे स्टॉक्स देखेंगे जहां रिटर्न के बेसिस पे टॉप म्यूचुअल फंड्स जैसे कि बंधन स्मॉल कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और HDFC मिड कैप फंड ने रिसेंट क्वार्टर्स में अपनी होल्डिंग्स बढ़ाई हैं। वैसे अगर आप कमोडिटीज ट्रेडिंग को भी डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारा चैनल कमोडिटीज विद ग्रो जरूर चेक कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब वीडियो पे आते हैं। पहला स्टॉक है यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज। इस क्वार्टर में DIIs ने यथार्थ हॉस्पिटल में 2.31% की एडिशनल होल्डिंग बढ़ाई और बंधन स्मॉल कैप फंड ने भी अपना स्टेक 1.18% से इंक्रीज किया है। स्टॉक ने अपने IPO इशू प्राइस 300 से रैली करते हुए अक्टूबर 25 में 843 रुपीज का ऑल टाइम हाई बनाया। उसके बाद प्राइस में लगभग 35% का करेक्शन आया है। 485 से 505 का जोन स्टॉक के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। पिछले 3 सालों में कंपनी की सेल्स 32% CAGR से ग्रो हुई है, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ 43% CAGR रही है। वैल्यूएशन के हिसाब से एज ऑफ जनवरी यथार्थ हॉस्पिटल्स 34.89x PE पे ट्रेड कर रहे हैं, जो सेक्टर के मीडियन और पीयर्स से कम है। साथ ही इसका PEG रेशियो 0.81 है, जो हाई ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है। बिजनेस की बात करें तो यथार्थ नॉर्थ इंडिया में हॉस्पिटल्स का नेटवर्क ऑपरेट करता है, मेनली दिल्ली NCR रीजन में। कंपनी के रेवेन्यू का लगभग 37% हिस्सा गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से आता है और CGHS यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम रेट रिविजन के बाद सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट्स के लिए रीइंबर्समेंट बेटर हुआ है। कुछ सिलेक्ट ट्रीटमेंट्स के लिए यथार्थ हॉस्पिटल्स अफ्रीका और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स यानी कि CIS से आने वाले इंटरनेशनल पेशेंट्स का ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रैवल पार्टनरशिप्स के थ्रू करते हैं। वहीं पे कुछ की मैट्रिक्स देखें तो फाइनेंशियल ईयर 21 से फर्स्ट हाफ ऑफ 26 के बीच बेड कैपेसिटी लगभग 3x ग्रो हुई। ऑक्यूपेंसी 42% से 66% तक इंप्रूव हो गई, जबकि मैच्योर हॉस्पिटल्स लगभग 72% ऑक्यूपेंसी पर ऑपरेट कर रहे हैं। इसी दौरान एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड 21,287 से बढ़कर 32,000 रुपए तक पहुंच चुका है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो Q2 फाइनेंशियल ईयर 25 से Q2 ऑफ दिस ईयर के बीच रेवेन्यू 28% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ, जहां न्यूअर हॉस्पिटल्स ने 110% ग्रोथ और मैच्योर हॉस्पिटल्स ने 19% की ग्रोथ के थ्रू टॉप लाइन को सपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 32% बढ़े, जिससे ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर आया और EBITDA 18% ग्रो हुआ, जबकि मार्जिन लगभग 200 BPS कॉन्ट्रैक्ट हुई। लेकिन लोअर फाइनेंस कॉस्ट और हायर अदर इनकम के चलते नेट प्रॉफिट 33% बढ़कर 41.3 CR पहुंचा और नेट मार्जिन 60 BPS इंप्रूव हुई। कंपनी की ग्रोथ आउटलुक को देखें तो मैनेजमेंट ने इस साल के लिए लगभग 30% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। लॉन्ग टर्म में मैच्योर हॉस्पिटल्स में ऑक्यूपेंसी इंप्रूव होने के साथ 28.5 से 29% EBITDA मार्जिन का पोटेंशियल है। ग्रोथ के नेक्स्ट फेज के लिए मैनेजमेंट ने अगले 3 से 4 सालों में कैपेसिटी को 2500 बेड से डबल करने का टारगेट रखा है। ऑपरेशनल साइट पे ARPOB में 8 से 10% ग्रोथ का टारगेट है। मैनेजमेंट के मुताबिक आगरा हॉस्पिटल का इम्पैक्ट Q4 से दिखना शुरू हो जाएगा। शुरुआत में ARPOB लगभग 30,000 रुपए रहने की एक्सपेक्टेशन है, जो सुपर स्पेशलिटी रैंप अप और बेटर ऑक्यूपेंसी के साथ ग्रुप एवरेज या उससे ऊपर जा सकता है। आगरा हॉस्पिटल पे मैनेजमेंट का ग्रोथ आउटलुक देखते हैं। % के ऑक्यूपेंसी लेवल्स चल रहे हैं, वो ऑपरेटिंग बेड्स पे थोड़े ज़्यादा है, बट अगर हम ओवरऑल 250 बेड्स पे बात करें तो हमें ऐसा लगता है कि जो 35% वाली ऑक्यूपेंसी है ये अगले साल से ही 60% के आसपास हो सकती है और फर्दर इसमें अभी और भी ग्रोथ है, क्योंकि काफ़ी स्पेशलिटीज़ हैं, सुपर स्पेशलिटीज़ हैं जो अभी इस हॉस्पिटल में उतनी फोकस नहीं करी जा रही थी, तो उसको यथार्थ ब्रांड स्टार्ट करेगा, प्रमोट करेगा। और साथ ही हम आगरा में पहली बार रोबोटिक ट्रीटमेंट सर्जरी स्टार्ट कर रहे हैं। आगरा में पहला दा विंची
सर्जिकल रोबोट बहुत जल्दी हम हॉस्पिटल में लगाने जा रहे हैं। साथ ही साथ ऑर्थोपेडिक रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट्स भी इस शहर में स्टार्ट होंगे। साथ ही कंपनी ने 1500 करोड़ का कैपेक्स प्लान नेक्स्ट 4.5 से 5 सालों के लिए आउटलाइन किया है। देखिए ऑक्यूपेंसी गाइडेंस पे मैनेजमेंट क्या कह रही है। बेड्स जो कि इस समय जो स्टार्ट हो चुके हैं उस पे काउंट करें, जो कि ऑलरेडी क्लोज टू 65% है, तो हमें लगता है कि एग्जिस्टिंग बेड्स की जो 65% की ऑक्यूपेंसी है ये क्लोज टू 70% जा सकती है विद इन 1 ईयर। और साथ ही हम काफी और जो बेड्स ऐड कर रहे हैं। वहीं पे कैश फ्लो देखें तो फाइनेंशियल ईयर 24 में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव रहे, मेनली रिसीवेबल्स के प्रेशर की वजह से। फाइनेंशियल ईयर 25 में CFO 150 CR तक इम्प्रूव हुआ, जहां डेप्रिसिएशन लगभग दुगना होके 57 करोड़ हो गया और रिसीवेबल्स का प्रेशर भी कम हुआ, जिसने कैश फ्लो को सपोर्ट किया। इसी के साथ CFO बाय पैट 1.15x रहा, लेकिन फर्स्ट हाफ में रिसीवेबल्स का प्रेशर फिर से आया, जिससे CFO 48.5 CR रहा और CFO बाय पैट 0.58x तक गिर गया, जो स्लोअर कैश कन्वर्जन को रिफ्लेक्ट करता है। की रिस्क की बात करें तो यथार्थ हॉस्पिटल मोस्टली नॉर्थ इंडिया में ऑपरेट करते हैं, जहां 9 में से 8 हॉस्पिटल केवल दिल्ली NCR रीजन में है। वहीं पे 51% ऑफ ऑपरेशन सिर्फ नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा से आता है, जो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क को क्रिएट करता है। वहीं पे रिसेंट शेयर होल्डिंग देखें तो प्रोमोटर्स का शेयर 61.64% से 55.8% आ गया है, जो कि एक मॉनिटरेबल ट्रेंड होगा और इन्वेस्टर्स को इसे ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा स्टॉक है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी। इस क्वार्टर में DIIs ने 0.36% की एडिशनल होल्डिंग बढ़ाई और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने दिसंबर क्वार्टर में 1.23% की होल्डिंग ली है। स्टॉक ने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद जुलाई 24 में 1543 का ऑल टाइम हाई बनाया। उसके बाद प्राइस में लगभग 30% का करेक्शन देखने को मिला है। 923 और 802 के लेवल स्टॉक के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स के रूप में काम कर सकते हैं। पिछले 3 सालों में सेल्स लगभग 15% CAGR से ग्रो हुई, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 47% रही। कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट शिपिंग कंपनीज में से एक है, जो क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गैस और ड्राई बल्क कमोडिटीज को इंडिया और ग्लोबल मार्केट्स में शिप्स के जरिए ट्रांसपोर्ट करती है। कंपनी का बिजनेस मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक हो गया शिपिंग और दूसरा हो गया आपका ऑफशोर। शिपिंग सेगमेंट में कंपनी डायरेक्टली एंड कस्टमर्स जैसे कि एक्सॉन मोबिल, रिलायंस और शेवरॉन के साथ काम करती है। साथ ही कंपनी का लगभग 69% रेवेन्यू ग्लोबल ऑपरेशन से आता है। ऑफशोर बिजनेस कंपनी अपनी सब्सिडरी ग्रेट शिप इंडिया लिमिटेड के थ्रू चलाती है, जहां ऑयल एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन के लिए ऑफशोर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। इस सेगमेंट में जैकअप रिग्स और सपोर्ट वेसल शामिल हैं, जो इंडिया में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ONGC के साथ ऑपरेट करती है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो क्वार्टर 2 में रेवेन्यू 8% डाउन हुए। इस पीरियड में कंपनी की ऑपरेटिंग कैपेसिटी कम रही, क्योंकि कुछ पुराने शिप्स सेल किए गए हैं। साथ ही प्रोडक्ट टैंकर्स और ड्राई बल्क सेगमेंट्स के फ्रेट रेट्स पिछले साल के कंपैरिजन में लोअर रहे, जिसने टॉप लाइन को इम्पैक्ट किया। कंपनी के एक्सपेंसेस लगभग 27% कम हुए, जिसका सीधा इम्पैक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर पड़ा, जो 11% इंक्रीज हुआ और ऑपरेटिंग मार्जिन लगभग 1100 BPS इंप्रूव हुई। साथ ही लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट और टैक्स रेट ने नेट प्रॉफिट को सपोर्ट किया, जिससे नेट मार्जिन लगभग 424 BPS इंप्रूव हुआ। बिजनेस आउटलुक पे देखिए मैनेजमेंट क्या कह रही है। मैं फोरकास्ट करना मुश्किल है, आपको तो हमसे बेहतर पता है कि ये रोज चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो है हमारे शिप्स तो स्पॉट मार्केट पे हैं, मार्केट हाई तो हम लोग स्ट्रॉन्ग रेट्स अर्न करते रहेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती रहेगी, कैश फ्लो रहेगी। और अगर मार्केट्स ड्रॉप भी हो जाएं तो हम तो तैयार हैं शिप्स खरीदने के लिए। काफ़ी साल हो गए हमें एक्सपेंड किए हुए, तो हमें तो वो मार्केट्स नीचे आएंगी तो हम तो वैल्यू बाइंग के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट में तो नेगेटिव नेट डेट है आजकल। बिल्कुल ठीक तो बात उसको इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे फिर। कंपनी की बैलेंस शीट में कंपनी की बोरोइंग्स कम होते हुए दिख रही हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 में टोटल बोरोइंग्स 3048 करोड़ थी, जो फर्स्ट हाफ तक घटकर 1254 CR रह गई। ये रिडक्शन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों बोरोइंग्स में दिखी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स फाइनेंशियल ईयर 24 के 2408 CR से फर्स्ट हाफ में इस साल 799 CR और शॉर्ट टर्म बोरोइंग सेम पीरियड में 623 से 450 CR तक आ गई। वहीं पे कैश फ्लो में फाइनेंशियल ईयर 24 में कैश फ्रॉम ऑपरेशंस 2808 CR रहा,
फाइनेंशियल ईयर 25 में ये थोड़ा कम हुआ, जहां पेबल्स का प्रेशर दिखा और फर्स्ट हाफ में 1243 CR जनरेट किया गया। इसका इम्पैक्ट ये रहा कि CFO टू पैट रेशियो लगातार इम्प्रूव हुआ। फाइनेंशियल ईयर 24 में 1.07x से नेक्स्ट ईयर 1.12x और उसके बाद फर्स्ट हाफ में 1.14x। वहीं पे कंपनी के की रिस्क देखें तो कंपनी एज ऑफ जनवरी लगभग 8.9 के पी पर ट्रेड कर रही है, जो कि मीडियन एंड पेयर्स के मुकाबले में लो है। वहीं पे पीईजी भी 0.19 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि हाई ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन अभी रीसेंट क्वार्टर देखें तो ग्रोथ स्लो हो गई है, जो कि देखें तो नेगेटिव में चली गई है एंड यदि ये कंटिन्यूड रहा तो वैल्यूएशन पे इम्पैक्ट आ सकता है। कंपनी के बिजनेस में अर्निंग्स वोलेटिलिटी का रिस्क बना रहता है, क्योंकि लगभग 80% शिप्स स्पॉट मार्केट पे ऑपरेट करती हैं, यानी कि शिप्स को करंट मार्केट रेट्स पे बुक किया जाता है, जो कि डिमांड सप्लाई के हिसाब से रोजाना बदलते रहते हैं। इसी हाई स्पॉट एक्सपोजर की वजह से फ्यूचर अर्निंग्स पे क्लियर गाइडेंस देना मुश्किल हो जाता है। इस सेटअप में फ्रेट रेट्स की छोटी सी गिरावट भी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट डाल सकती है। क्वार्टर 2 में प्रोडक्ट टैंकर रेट्स गिरने पे नेट प्रॉफिट का सिक्वेंशियल डिक्लाइन इसी रिस्क को क्लियरली दिखाता है। तीसरा स्टॉक है औरोबिंदो फार्मा। इस क्वार्टर में DIIs ने अपना स्टेक 0.6% बढ़ाया और HDFC मिड कैप फंड ने दिसंबर 25 में 3.25% की होल्डिंग ले ली। स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग रैली के बाद सितंबर 24 में 1592 का ऑल टाइम हाई बनाया। उसके बाद प्राइस में लगभग 30% का करेक्शन देखने को मिला। 960 से 1000 का जोन स्टॉक के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। फाइनेंशियल ईयर 23 से 25 के बीच सेल्स 1.28x ग्रो हुई, जबकि मटेरियल कॉस्ट 45 से 41% आने की वजह से एक्सपेंसेस सिर्फ 1.19x बढ़े। इस कॉस्ट कंट्रोल का इफेक्ट दिखा, जहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1.77x और नेट प्रॉफिट 1.81x तक बढ़े। वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी एज ऑफ जनवरी लगभग 19x पी पे ट्रेड कर रही है, जो मीडियन और काफी पेयर्स से कम है। लेकिन पीईजी 2.4 रिलेटिवली हाई है, जो लो ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है। औरोबिंदो फार्मा एक लीडिंग ग्लोबल फार्मा कंपनी है, जो मेडिसिन्स को डेवलप, मैन्युफैक्चर और मार्केट करती है। कंपनी का वर्टिकली इंटीग्रेटेड मॉडल API से लेके फिनिश मेडिसिन्स तक पूरी वैल्यू चेन को कवर करता है। लगभग 52% APIs इन हाउस बनाने से कॉस्ट कंट्रोल और सप्लाई स्टेबिलिटी मिलती है। कंपनी के पास 30 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, जो इंडिया के साथ साथ पोर्चुगल, ब्राजील और चाइना में भी लोकेटेड हैं। और इसका टोटल फॉर्मुलेशन कैपेसिटी 60 बिलियन डोजेस से ज्यादा है। US कंपनी का सबसे बड़ा मार्केट है, जहां से लगभग 44% रेवेन्यू आता है और यहाँ कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस भी एक्सपैंड कर रही है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो क्वार्टर 2 में रेवेन्यू 6% ग्रो हुआ, जिसका सपोर्ट US फॉर्मुलेशंस बेस बिजनेस से आया और साथ ही यूरोप और ग्रोथ मार्केट्स में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना रहा। यूरोप रीजन में 17.8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ डिलीवर की, जहां रेवेन्यू 2480 CR रहा। वहीं ARV सेगमेंट में भी इंप्रूवमेंट देखा गया, जहां रेवेन्यू 68.7% बढ़कर 325 CR पहुंच गया, जो न्यू टेंडर्स और हायर वॉल्यूम से ड्रिवन रहा। एक्सपेंसेस साइड पे कॉस्ट रेवेन्यू के साथ इन लाइन रहे और 6% बढ़ गए। इसके चलते ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7% ग्रो हुआ और ऑपरेटिंग मार्जिन लगभग 20% पे स्टेबल रही। बॉटम लाइन पर हायर डेप्रिसिएशन और टैक्स रेट के इम्पैक्ट से क्वार्टर 2 में नेट प्रॉफिट सिर्फ 4% ईयर ऑन ईयर बढ़ा, जबकि नेट मार्जिन लगभग 10% पे स्टेबल रही। वहीं पे कंपनी के ग्रोथ आउटलुक में मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 20 से 21% मार्जिन का टारगेट रखा है। कंपनी का यूरोपियन बिजनेस फाइनेंशियल ईयर 26 के एंड तक 1 बिलियन यूरो एनुअल रेवेन्यू क्रॉस करने के ट्रैक पर है, जहां की मार्केट से स्टेडी कंट्रीब्यूशन आ रहा है। इसके अलावा चाइना फैसिलिटी को ग्रेजुअली स्केल अप किया जा रहा है और अगले 2 से 3 सालों में टर्नओवर को ट्रिपल डिजिट लेवल तक ले जाने का टारगेट रखा गया है। वहीं पे कैपेक्स प्लान्स पे देखिए मैनेजमेंट का क्या कहना है। No, we will be doing normal capex, which will be somewhere around maybe around 150 to 200 million, which will be the sustenance capital which we will be incurring it, and the one which we have already committed. See, you have to understand the fact that we are already having more than 30 plans, and some of the plans are we are also increasing the capacity on every plant by about 10 to 15% like that. So that capex will be done.
कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो फाइनेंशियल ईयर 25 में बोरोइंग्स बढ़े लेकिन फर्स्ट हाफ तक थोड़े कम हुए, मेनली लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की घटने से। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स लार्जली स्टेबल रही। साथ ही लोन्स एंड एडवांसेस 17 करोड़ से 576 करोड़ तक बढ़ गए, जो मॉनिटर करने लायक ट्रेंड है। वहीं पे कंपनी की कैश फ्लो की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 24 में CFO 2435 CR रहा, जहां रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री का प्रेशर दिखा। फाइनेंशियल ईयर 25 में कैश फ्लो 3925 करोड़ तक इंप्रूव हुआ। फर्स्ट हाफ में CFO 2885 CR रहा, जिससे CFO टू पैट रेशियो 1.72x तक पहुंच गया, जो स्ट्रॉन्ग कैश कन्वर्जन को इंडिकेट करता है। वहीं पे कंपनी के की रिस्क में इन्वेंट्री फाइनेंशियल ईयर 24 के 9808 CR से बढ़कर इस साल फर्स्ट हाफ में 11,192 CR हो गई है। इसी पीरियड में इन्वेंट्री टू सेल्स 33.8% से 34.4% और इन्वेंट्री डेज 284 से 310 डेज तक बढ़ गए, जबकि सेल्स ग्रोथ स्लो हुई है। ये ट्रेंड इंडिकेट करता है कि डिमांड सप्लाई मिसमैच और वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी बढ़ने से आगे मार्जिन्स और कैश फ्लोज पे प्रेशर आ सकता है। साथ ही कंपनी अपना लगभग 44% रॉ मटेरियल चाइना से लेती है, इसलिए जियोपॉलिटिकल या सप्लाई इश्यूज से प्रोडक्शन और सेल्स पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये था आज के वीडियो का क्विक ब्रेकडाउन। हर बिजनेस का मॉडल, ग्रोथ ड्राइवर्स और रिस्क अलग हैं। आपको वैल्यूएशन, फंडामेंटल्स या ग्रोथ आउटलुक में क्या सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट्स में जरूर शेयर करें हमारे साथ। और आपको याद दिला दें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन या फाइनेंशियल एडवाइस ना समझें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.